नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 5 अक्टूबर से। तो मैं जो है इस चैनल के माध्यम से जो भी पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराऊंगा, और ख़ासकर मैथ्स में जो भी पूछे गए हैं और इंग्लिश में वो कराऊंगा। तो फ़िलहाल अभी जो है मैं 25 क्वेश्चन जो आपको कराने वाला हूँ वो मैथ्स का कराने वाला हूँ। तो चलिए, पिछला साल जो भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे बोला है पहला क्वेश्चन कि आपको 31, 33 प्लस इस तरह से 57 तक आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद कितना आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए 31 से 57 तक जा रहा है ना। तो इसके लिए क्या है, देखिए, और यहाँ पे दो दो का अंतर है। 31 के बाद 33 हो गया, यानी इसके बाद जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। मतलब दो का अंतर जा रहा है। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है एक फार्मूला जो होता है वो हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो ए एन बताता है अंतिम पद को। तो अंतिम पद मेरा कितना है, 57। प्रथम पद क्या है, 31 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी यानी दोनों के बीच अंतर कितना है, तो दोनों के बीच अंतर है 2। ठीक है। तो 57 में अगर 31 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 9 और इधर 17 26। ठीक है। तो 26 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी तो मेरा 2 था, तो 2 बैठा दिए। अब 2 को इधर ले आते हैं, तो इधर लाने पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 13, है ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 13, यानी n इक्वल टू हमारा आ गया 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ठीक है। n हमारा यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स इसमें कितना है, तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स है 14। ठीक है। टोटल इसमें 14 पद है। ठीक है। यानी n इक्वल टू आ गया 14। अब हमें निकालना है कि इनका योग क्या होगा, यानी Sn निकालना है। तो क्या होता है, n/2 और यहाँ पे a प्लस ए एन, ये होता है। तो यानी n यानी 14/2, यानी 14/2, और प्रथम पद मेरा कितना है 31, और अंतिम पद कितना है, तो 57। तो इधर आपका हो जाएगा 57 प्लस 31, तो इधर 58, 88, और यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी 7 इंटू 88। चलिए करते हैं, 7 इंटू 88 कितना आएगा, इतना आ रहा है मल्टीपल करने पर। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो किस में जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 3rd नंबर में जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर जाएगा वो 3 नंबर होगा, 616। ठीक है। यानी इन सब को जोड़ने पर कितना आएगा, 616 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 74 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। तो इसका धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए देखना होगा कि 74 यानी 74 किन किन संख्याओं से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। तो 74 जो है सबसे पहले 1 से भाग लग जाता है, 2 से भी भाग लग जाता है, 37 से भाग लग जाता है, और खुद अपने आप यानी 74 से भाग लग जाता है। इन टोटल 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और एक 4 संख्या, 4 संख्याओं से भाग लग जाता है। यानी 4 धनात्मक संख्याओं से ये भाग लगता है, यानी ये इसका गुणनखंड है। ठीक है। तो प्रश्न जो पूछा था कि 74 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, तो टोटल 4 है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि
से 425 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 8 दोनों से विभाजित होती हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो 8 से विभाजित होगा वो 4 से भी विभाजित हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों का 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 4 और 8 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8। तो देखना पड़ेगा कि 300 से 425 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से हम जो है 300 को भाग देंगे 8 से, 8 से भाग देंगे तो इधर आपका आ जाएगा 8 × 24 6 0, 8 × 7 56, यानी 4 आपका बच रहा है। यानी अगर इसको और 4 दे दें, यानी इसको अगर 304 बना दें तो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 304 8 से भाग देते हैं तो 8 तिया 24 88 64। हाँ, तो जो संख्या होगा वो 304 से प्रारंभ होगा, 304 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 425 को भी 8 से भाग देकर देखते हैं तो 8 × 5 = 40, 2 8 × 24 1, यानी 424। ठीक है, 424 मतलब इधर 304 से लेकर 424, ठीक है, तक जो है वो विभाजित होगा। ठीक है, तो इसमें अगर 304 में अगर +8 करें तो कितना आ जाएगा, 312, फिर +8 करें तो 320। इस तरह से 324 तक जितने भी संख्याएं होंगी वो 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो पहला क्या है 304 और आखिरी क्या है 424, ये याद रखना है। तो क्या होता है, हमें मालूम है कि an = a + n - 1 × d। ठीक है, ये हमें मालूम है। और साथ ही हमें मालूम है कि an यानी अंतिम पद कितना है 424 = प्रथम पद हम लोग 304 मानेंगे प्लस n - 1 × d। डिफरेंस कितना का है, तो 8 का डिफरेंस है। इधर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 424 में 304 जाएगा तो इधर आपका बचेगा 96, और इधर 4 इसको दे देंगे तो 120 को 8 से भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए 120 को 8 से भाग देते हैं। 120 को जो है वो 8 से भाग देने पर आएगा 8 × 8 4, 8 × 5 = 40, 15 = n - 1 है ना, 15 = n - 1, यानी n = 16। कितना आएगा, n = 16, यानी n = आएगा 16। ठीक है, n = 16, यानी टोटल 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 8 से विभाजित हो जाएगा। मतलब 300 से 425 के बीच ऐसी 16 संख्याएं हैं जो 4 और 8 दोनों से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जो SSC MTS में पूछा गया था। √160 + √25 + √16 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले पता है कि √16 मतलब क्या होता है, 4 × 4 यानी 1 4 निकला, और √25 मतलब क्या, 5 × 5 मतलब 1 5 निकला। ठीक है, और इधर 160। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इधर लिख सकते हैं कि √160 + 5 + 4 यानी कितना आ जाएगा,
169 है ना। तो 169 जो आ रहा है रूट अंडर 169 इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 13, यानी रूट से बाहर निकलेगा तो आंसर होगा 13। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, देखिए यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। 2 इसमें दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये और ये। एक है 9 का पावर 500 बड़ा है 11 का पावर 400 से, या 5 का पावर 400 बड़ा है 3 का पावर 500 से। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला उठा लेते हैं। 9 का पावर क्या है? 9 का पावर है 500। तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 9 का पावर 5 का पावर 100, और 9 का पावर 5 मतलब होता है 9 गुना 9 5 बार, है ना। तो 5 बार करते हैं, 1 2 3 4 5 बार कर दिए, और इसके बाद पावर में 100। तो ये आपका जो आएगा वो आएगा 59049 का पावर 100। ठीक है, 59049। और एक जो नंबर है वो है 11 का पावर 400। तो इधर कर लेते हैं 11 का पावर 400, 11 का पावर 400। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व लिख सकते हैं, 11 का पावर 4 का पावर 100, यानी 11 का पावर 4 का मतलब होता है 14641 का पावर 100। तो आप देख सकते हैं जो हमने अभी सॉल्व किया था 9 का पावर 500, तो 9 का पावर 500 का क्या आया था? 59049 का पावर 100। और प्रश्न के अनुसार बोला था कि ये बड़ा है किससे? तो ये बड़ा बताया था आपका 14641 का पावर 100। तो ये आपका कितना है? 59,000, और जबकि ये है 14,000। तो पहला तो कथन सही था, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा कथन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला जो होगा वो पहला कथन आपका सही होगा, ठीक है। दूसरा कथन हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरा कथन में है आपका 5 का पावर 400, है ना। तो 5 का पावर 400 मतलब कितना होता है? 5 का पावर 4 फिर उसका पावर 100, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो होगा आपका, इसको सॉल्व करने पर 625 का पावर 100। और दूसरा जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, 3 का पावर 5 का पावर 100, यानी 243 का पावर 100। तो ये भी कथन में 625 जो है वो बड़ा है, यानी 625 का पावर 100 बड़ा है 243 का पावर 100 से, ठीक है। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, ठीक है। 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा टाइम एंड वर्क से है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है वो हम लोग देख लेते हैं। सूरज तथा रतन एक कार्य को मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, यानी एस और आर दोनों मिलके एक काम को, एक वर्क को वो करते हैं कितना दिन में? 12 दिन में करते हैं, ठीक है। और सूरज अकेला उस कार्य को
16 दिन में पूरा करता है। और अगर सूरज अकेला रहे तो वो एक पूरा कार्य को कितना दिन में करता है? 16 दिन में करता है। ठीक है, तो रतन अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो ये सिंपल है, हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो सूरज और रतन दोनों मिलके एक काम को 12 दिन में करते हैं, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो एक दिन में वो करेंगे 1/12 काम। जबकि सूरज अकेले एक दिन में एक काम को 16 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/16 काम। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यानी सूरज और रतन दोनों मिलके 1/12 काम करते हैं एक दिन में, जबकि सूरज एक दिन में 1/16 काम करता है। तो हम क्या करते हैं, एक दिन में दोनों के द्वारा काम किया हुआ काम को सूरज के काम से घटा देते हैं, यानी 1/12 माइनस 1/16 कर देते हैं। ठीक है, 1/12 माइनस 1/16 तो कितना आएगा? 48 4 माइनस 3 यानी 1/48। ठीक है, यानी अगर 1/ इतना काम होता है एक दिन में, किसके द्वारा? ये जो काम हो रहा है ये रतन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो रतन जो है वो एक दिन में 1/48 काम करता है, यानी एक पूरा काम को करने के लिए उसको 48 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, 48 दिन का समय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप N तथा Q एक पानी की टंकी को क्रमशः 90 और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? देखिए, N जो है टंकी को पूरा भरने में, यानी एक काम को पूरा होने में, एक वर्क को पूरा होने में वो 90 घंटे का समय लेती है। ठीक है, यानी 1 घंटा में कितना काम हो रहा है? 1/90 काम। किसके द्वारा? N के द्वारा। ठीक है, 1/90। उसी प्रकार से Q के द्वारा 1 घंटे में कितना काम होगा? 1/10 काम। ठीक है, अब दोनों एक साथ अगर 1 घंटा करेंगे, यानी N प्लस Q दोनों एक साथ मिल करके 1 घंटे में कितने काम करेंगे? तो N के द्वारा कितना किया जाता है? 1/90 काम 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटा है, प्लस Q के द्वारा 1 घंटे में 1/10 काम। अब दोनों को जोड़ लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो जोड़िए, इधर आएगा 90 और इधर 1 + 9, 1 + 9, यानी 1 घंटे में 1 + 9 यानी 10/90, 10/90, यानी दोनों के द्वारा N और Q के द्वारा 1 घंटे में 10/90 काम किया जा रहा है, यानी 0 0 कैंसिल आउट, यानी एक पूरा काम को करने में दोनों के द्वारा कितना घंटा लगेगा? 9 घंटा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, हम पता है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और बोला है कि प्रत्येक भुजा कितना का है? 20। प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर का, यानी ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। तो क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है,
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है जिसे आपको याद रखना है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा यानी a का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लोग निकालते हैं, √3/4 इंटू भुजा यानी 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 4 एकम 4 यानी 100, यानी 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। तो 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, तो ऑप्शन 4 नंबर सही जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित मूल्य करता है, यानी क्रय मूल्य यानी खरीदा हुआ मूल्य जितना है, मान लेते हैं कि वो 100 रुपये में ख़रीदता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। ठीक है, यानी अगर 100 रुपये में ख़रीदा तो उसका 80% माने कितना हो जाएगा 80 रुपये अधिक अंकित करता है, यानी 100 प्लस 80, यानी अगर CP उसका क्रय मूल्य है 100 तो उसका MP यानी अंकित मूल्य है आपका 180 रुपये। ठीक है, वाली मेज़ों पर 30% की छूट देता है, फिर वो ये मार्क प्राइस पर 30% छूट देता है, यानी वो कितना में बेचेगा 180 में वो ले करके, यानी सेलिंग प्राइस 180 इंटू 30% छूट दिया, यानी 70/100 है ना, 1010 इधर से 1010 कट गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि SP जो आ रहा है वो 7 8 56, 7 8 56, हाथ में 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शालिनी ने 567 रुपये में मेज़ खरीदी। ठीक है, मेज़ का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए तो 126 रुपये जो है 126 रुपये, तो 126 रुपये बराबर है कितना 567। ठीक है, ये माना हुआ विक्रय मूल्य है, लेकिन ये असली वाला विक्रय मूल्य है। तो 126 रुपये का मतलब 567, यानी एक का मतलब कितना 567/126। लेकिन मुझे क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हम लोग कितना मान के चले थे 100 रुपये, इसलिए 100 का मतलब इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, और ये 50 बार में चला जाएगा, और ये आपका जाएगा 3 एकम 3 दूने 6, 3 एकम 3, और ये आपका जाएगा 3 एकम 3 2, 3 8 24, 2 3 9 27, यानी 189 इंटू 50/21, 189 इंटू 50/21। अब देखिए 3 7 21, 3 6 18, 3 तिया 9, और फिर 7 एकम 7 और 7 9 63, यानी 9 पंजे 45 0, यानी उसका क्रय मूल्य जो था शुरुआत में वो 450 रुपये होगा। तो चलिए मिला लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं 450। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में 450 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। ठीक है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 80% है, यानी अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है तो क्रय मूल्य 100 का 80% यानी 80 रुपये है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात, यानी अंकित मूल्य 100 रुपये है, उसमें 10% छूट दिया गया यानी 90 रुपये के पश्चात लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी
उसको बेचा कितना में गया, 10% छूट दिया जा रहा है किस पर, MP पर। तो MP पर 10% छूट देने पर यानी 10 रुपये घटे, यानी 90 रुपये में उसको बेचा गया। लेकिन ख़रीदा कितना में गया था, 80 रुपये में। बेचा कितना में गया, 90 रुपये। यानी प्रॉफिट कितना का हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो किस में 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 80 रुपये में जो ख़रीदा था उसमें 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यानी 80 में 10 है ना, 80 में 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसका परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीपल, अब 1 0 कट गया। और इधर आपका हो जाएगा 10 10 100, 100 को 8 से भाग दे देंगे। तो 100 को 8 से भाग देने पर कितना आएगा, 8 एकम 8, 2 8 दूने 16, 8 5 40, 12.5%। तो 12.5 कहाँ है, यहाँ पे है आपका 12.5। अगला क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, 2/1 है, और उनका गुणनफल, तो इधर x ले लेते हैं, और उनका गुणनफल इतना है, यानी 2x इंटू 1x इक्वल टू 1458। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी नीचे वाला क्या होगा वो निकालना है। तो इधर से 2 एकम 2, और इधर 2 7 14, 2 दूने 4, 1 2 9 18, यानी x का स्क्वायर इक्वल टू 7 to 9। x का स्क्वायर इक्वल टू 7 to 9। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, और यहाँ 7 to 9, ठीक है। यानी 27, 7 to 9 यानी 27 इंटू 27, यानी 27 निकला। x इक्वल टू 27 आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है, 27। तो छोटी संख्या निकालने बोला था, छोटी संख्या क्या था, 1x, यानी 1 इंटू 27 इक्वल टू 27। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जो है पूछा गया था, ठीक है, SSC के द्वारा। 1200 रुपये को क्रमशः PQR में 1:2:3 के अनुपात में बांटा गया। यानी टोटल 1200 रुपये है, और 1:2:3 में PQR में बांटा जाता है। P तथा Q के हिस्सों में कितना का अंतर है, यानी P का वैल्यू निकालना होगा, और Q। तो टोटल कितना है, देखिए 1 + 2 + 3, यानी 1 + 2 + 3, यानी टोटल 6। तो 6x इक्वल टू 1260, यानी x इक्वल टू कितना निकलेगा, 6 दूने 12, 6 कम 6, 210। तो P को कितना मिल रहा है, P को मिल रहा है 1, यानी 1x यानी 200। और Q को कितना मिला, Q को मिला 210 गुना 2, यानी 420, ठीक है। इधर देखिए P को मिल रहा है 1x, और Q को कितना मिला 2x, और x का मान निकला था 210, यानी P को कितना मिला 1 इंटू 210, यानी 210, और Q को कितना मिला 2 गुना 210, यानी 420। और दोनों का अंतर पूछा, यानी घटाना है, यानी 210। आंसर क्या आएगा, 210। कौन सा ऑप्शन में जा रहा है, ऑप्शन 1 में जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, 15 संख्याओं का औसत 4 है, यदि एक संख्या 8 को हटाया जाए, तो एक संख्या जो है वो 8 है, तो नया औसत क्या होगा। तो 15 संख्या जो है, तो 15 संख्या में से एक संख्या 8 है, ठीक है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 14 संख्याओं का योग को मान लेते हैं x प्लस एक संख्या 8 का औसत, यानी टोटल 15 संख्या है, बराबर औसत 4 है। तो पूछा था कि अगर 8 को हटा दिया जाए तो नया संख्या का औसत क्या होगा।
तो सबसे पहले x तो निकालना पड़ेगा ना। तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 और 8 उधर जाएगा तो -8 यानी 52, यानी x इक्वल टू 52 आ रहा है, यानी 14 संख्याओं का योग आ रहा है 52। अब 14 संख्याओं का योग अगर 52 आ रहा है तो इसका औसत निकालने के लिए 52 को 14 से भाग देना होगा। तो 52/14, इधर 2 सते 14, 2 दूने 4, 2 छक 12 और इधर 26 को दे देते हैं 7 से भाग, तो 7 तिया 21, इधर आ गया 5.0 सते 57 यानी 3.71। तो लगभग ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा, 3.71 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ वस्तुएं 11 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदकर 8 रुपये प्रति वस्तु की दर पर बेच दी गई, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, एक वस्तु को 11 रुपये में ख़रीदा गया और बेचा कितना में गया, 8 रुपये में, तो हानि 3 रुपया का हो रहा है। ठीक है, किस में हानि 3 रुपये का हो रहा है, 11 रुपये में जो ख़रीदा गया क्रय मूल्य पर हानि हो रहा है 3 रुपये का, और इसका प्रतिशत निकालने बोला, यानी 300 भागा 11 कर लेते हैं। 300 भागा 11 कितना आएगा, 300 भागा 11, 11 दूने 22, 8 0, 11 सते 77, तो लगभग 27 के करीब, और 27 के करीब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2, 27.27। ठीक है, अगला है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 225 रुपये के और अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। वस्तु कारण, देखिए इधर 10% लाभ हो रहा है और इधर आपका कितना का लाभ हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, इधर देख सकते हैं, इधर आपका 25 का लाभ, 10 का लाभ है और इधर 25 का, यानी दोनों का अंतर कितना है, तो 25 माइनस 10 इक्वल टू 15। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 15%, ये जो 15% है वही तो इसका लाभ है ना, 15% ही तो इसका लाभ है, ये 225 रुपये। ठीक है, क्योंकि 225 रुपये जो बढ़ाया जा रहा है, यानी 15% बढ़ाया जा रहा है, यानी 1% यानी कितना, 225/15, और इधर 15 एकम 15 और 15 एकम 15, इधर 7 75 यानी 15 पंजे 75, 1% का मतलब 15 रुपये है ना, 1% यानी 15, यानी 100% यानी कितना, इसलिए 100% बराबर 15 गुना 100, यानी 1500 रुपये में क्या उसका क्रय मूल्य होगा, 1500 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 है, यानी एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया, 20 रुपये। ठीक है, एक कुर्सी का मूल्य आपका 20 रुपये हो गया। यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% से कम कर दिया जाए, अब प्रत्येक कुर्सी का जो मूल्य है वो 20% से कम कर दिया जाए, तथा कुर्सियों की संख्या 30% से कम हो जाए। अब प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% कम करना है ना, तो 1% यानी 10% यानी 2 रुपये, इसलिए 20% यानी 4 रुपये। ठीक है,
यानी अब पहले था 20 रुपये, लेकिन अब एक कुर्सी का दाम हो गया 16 रुपये, क्योंकि 20% कम किया जा रहा है तथा कुर्सियों की संख्या 30% से कम हो जाए। अब पहले कुर्सी कितना था? पहले कुर्सी था 100 कुर्सी, अब 100 में 30% कम हो गया, यानी 70 कुर्सी। अब बचा 70 कुर्सी और दाम कितना? एक कुर्सी का 16 रुपये। तो कुर्सियों का कुल मूल्य कितना होगा? तो 70 गुना 16 कर देंगे, ठीक है। अब नया जो दाम है वो एक कुर्सी का 16 रुपये, और कुल कुर्सी जो है वो 70 कुर्सी है, यानी 7 छक 42, 4 7 एक कम 7 और 4 11, 1120 रुपये। क्या ऑप्शन में है 1120? तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1120 रुपये हो जाएगा। अब जो कुर्सी बचेगा उसका दाम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बस 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से 6 घंटे तक चलती है, यानी 25 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, और सेकंड को घंटा में चेंज करने के लिए 3600 से भाग दे देंगे। तो 0 0 कैंसिल आउट, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो 6 घंटा तक चलती है, ठीक है। तो हमें पता है कि दूरी के लिए क्या करते हैं, v इंटू टी, यानी एक बार दोबारा निकाल लेता हूँ, ठीक है। 25 मीटर प्रति सेकंड, तो 25 मीटर बाय पर 1 सेकंड, इसको 1000 से नीचे भाग लगेगा, इंटू ऊपर हो जाएगा 3600। तो अच्छा 1000 से भाग देना था, ठीक है। और ये 5 बचे, 5 दूने, और ये 18, यानी 18 गुना 5। वेलोसिटी जो है यानी वेग जो है वो 18 गुना 5 है, और साथ ही साथ टाइम कितना है? 6 घंटा है। ये इतना किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है और 6 घंटा समय लग रहा है, इसलिए दूरी इक्वल टू v इंटू टी, यानी 18 पचे 90 इंटू 6, 9 छक 54, 0, 540 किलोमीटर वो जाएगा 6 घंटा में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा, 540 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए बोला था। अगला क्वेश्चन है। एक संख्या का मान 11.11% से बढ़ाया गया, यानी मान लेते हैं कि वो संख्या था शुरुआत में 100, इसमें बढ़ोतरी कितना किया गया? 11.11, यानी 111.11 हो गया। अब वो कह रहा है कि पुरानी संख्या का मान प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत घटाया जाए। तो देखिए, पुरानी संख्या निकालने के लिए अब इसमें घटाना कितना होगा? इसमें आपको घटाना होगा 11.11, है ना। तो कितना प्रतिशत घटाना है? तो 11.11 घटाना होगा।
11.11 तभी ना 100 मिलेगा फिर से। तो 11.11 घटाना है किससे, 111 से, और इधर गुना 100। तो इधर आपका हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 कट जाएगा, यानी 4 1 ऊपर और 3 ये, यानी 1111 ऐसे। तो 11 1 जा 111 1 जा 111, और इधर आपका हो जाएगा 0.0, तो 0.1.0 कुछ आ रहा है समथिंग, तो ये ऑप्शन में है। तो लगभग 1 इधर आपका आएगा लगभग 10% आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो 10% होगा। अगला क्वेश्चन है 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी S = 400 मीटर, एक लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को प्लस 800 मीटर प्लेटफॉर्म को टाइम कितना लेती है, 36 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति यानी v, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 800 और 400 1200, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए बोला है, तो 1000 से भाग, और समय कितना लग रहा है 36 सेकंड। तो 36 सेकंड को घंटा में चेंज करने के लिए 3600 से भाग देंगे, तो इधर 3 0, इधर 2 और 1 3 0 कैंसिल आउट, 36 से कम 36, इधर 10 बचा, यानी 12 गुना 10 120। तो चाल जो होगा वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है कितने समय में 7200 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर इतना रुपये हो जाएगी। तो 7200 रुपये राशि है और उसमें से 8928 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि SI है ना, SI = P × R × T/100। तो हमारा SI कितना है, तो 7200 में 8928, तो इधर आपका हो गया 928 प्लस इधर आपका 7200 से 7200 से 8000 तक जाने में, यानी 800 रुपये, यानी 8 2 8 8 16 17, 1728 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है। 1728 = P × R 8% इंटू समय निकालने बोला है बट्टा 100, 2 0 2 0 कैंसिल आउट, और 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, 4 8 6 48, और इधर होगा 72 तिया, यानी आपका जो लगेगा वो लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर A। ठीक है, 3 वर्ष का समय लगेगा इस राशि को 8928 रुपये होने में। और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको मैं इधर दे करके जा रहा हूँ,
ये आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए ये आपका चार्ट हो गया, तो ध्यान से चार्ट का अध्ययन करेंगे। नीचे दिए गए रेखा चित्र में 2009 से 16 तक 2 कक्षाओं x और y में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ये आपका इधर आपका छात्रों की संख्या है इधर, और इधर वर्ष लिखा है दर्शाता है। तो संख्या आप दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक बढ़ोतरी हुआ है, और इसका जो क्वेश्चन है वो मैं नीचे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब क्वेश्चन है 2011 से वर्ष 2015 तक कक्षा वाई में छात्रों की संख्या प्रतिशत कितना परिवर्तन हुआ। 2009 से 2014 तक कक्षा एक्स के छात्रों की औसत संख्या क्या है। 2015 में कक्षा वाई में छात्रों की संख्या वर्ष 2012 में कक्षा एक्स में छात्रों की संख्या का कितना है। कितने वर्षों के लिए कक्षा वाई में छात्रों की संख्या कक्षा एक्स के छात्रों की संख्या से अधिक। ये सब क्वेश्चन इसे आपको बना लेना, ठीक है। तो ये था एसएससी एमटीएस द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा, ठीक है। साथ ही साथ बता दो, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सरकारी नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ चैनल के माध्यम से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो मैं वीडियो डालने का कोशिश करूँगा, उनका सॉल्यूशन आपको देने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।